नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं पुनः आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ अपने अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के साथ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इसके लगभग भागों को समाप्त कर लिया है। लगभग हम अब आज अंतिम पड़ाव पर हैं और इस अध्याय में हमने वो बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की कि 1950 से 1990 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए, भारतीय अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, क्योंकि किसी भी देश के विकास, आर्थिक विकास की जब बातें होती हैं तो उसके लिए उस देश के सभी क्षेत्रों का आकलन किया जाता है, वो किस क्षेत्र पर आगे बढ़ सकता है। तो इसी के साथ हमने देखा कि हमारे देश में सबसे पहले हमने कृषि पर ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि हमारी जनता जो थी उस समय लगभग 70 से 75% जनता कृषि पर आश्रित थी, यानी हमारे जीवन का जो स्रोत था, आय का जो स्रोत था, जीविकोपार्जन का, वो कृषि था। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पहली प्राथमिकता हमारी बनी वो कृषि बनी। अगली प्राथमिकता यानी हमारा अगला पड़ाव औद्योगिक क्षेत्र पे पड़ा, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना अति आवश्यक है। ये एक विकास का सूचक है। यदि किसी देश का औद्योगिक क्षेत्र पूर्णतः विकसित है तो वो देश अपने आप विकसित हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान हमारा, यानी हमारे देश के सरकार का जो आकर्षण का केंद्र बना वो बना औद्योगिक क्षेत्र। और जो अंतिम भाग जो है वो हमें देखना है व्यापार, विदेशी व्यापार नीति। अब विदेशी व्यापार नीति की चर्चा हो रही है। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हैं कि हमारे देश में अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और उनके यहाँ आने का तात्पर्य या उनके आने का यहाँ ध्येय क्या था? व्यापार करना। वो व्यापार ही करने आए थे, परंतु धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो हम आज जो बात चर्चा करने जा रहे हैं, जो आज हमारे चर्चा का विषय है, वो है विदेशी व्यापार नीति। अब विदेशी व्यापार होता क्या है? विदेशी व्यापार यानी किन्हीं दो देशों के बीचों में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना। यानी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाते हैं और हमारे देश में जो भी वस्तुएं अधिक उत्पादन हो रही है और उसकी ज़रूरत दूसरे देशों में है तो उसे हम क्या करते हैं? भेजते हैं। तो इसे निर्यात कहते हैं। तो बच्चों, आपके माइंड में एक बात अच्छे से आ जानी चाहिए कि किसी भी सामान का क्रय और विक्रय करना व्यापार, विदेशी व्यापार नहीं कहलाएगा। क्रय यानी हम किसी सीमा, अपने देश की एक बाउंड्री को जब क्रॉस करते हैं तब वो कहलाता है विदेशी व्यापार। तो हमारा देश जब आज़ादी के पहले ही से विदेशी व्यापार कर रहा था। अंग्रेज हमारे देश के विदेशी व्यापार पे क्या कर रहे थे? एक आधिपत्य स्थापित कर रखे थे और हमारे देश की जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि कपास है, जूट है, रेशम है, इन सभी चीज़ों का वो क्या कर रहे थे? निर्यात हो रहा था। अंग्रेज उनका क्या, हमारे देश क्या कर रहा था? उसका निर्यात कर रहा था। और किसे कर रहा था? अंग्रेजों को। तो इस निर्यात में भागीदारी पूरी थी। और आयात के रूप में हम क्या ले रहे थे? हमें दूसरे देशों से, दूसरे यानी कि ब्रिटेन से हमें क्या मिल रहा था? निर्मित सामान, फाइनल गुड्स लेने पड़ रहे थे हमें। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया कि यदि कोई देश निर्यात अधिक कर रहा है और आयात कम कर रहा है तो वो देश क्या करेगा? विकास की ओर जाएगा। परंतु उस समय की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। हमारे देश से निर्यात अधिक हो रहा था, परंतु वो किनका हो रहा था? कच्चे माल का। और हमारे देश में आयात किया जा रहा था फाइनल गुड्स यानी निर्मित सामान का। तो इसलिए हमारी जो विदेशी व्यापार की जो कंडीशन थी वो बड़ी ही दयनीय थी। इसलिए जब देश आज़ाद हुआ तो इस पर कार्य किया गया। तो हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो वहाँ पर जो मुख्य रूप से कार्य किए गए वो विदेशी नीतियों पर क्या कार्य किया गया कि हमारे देश में अब जो निर्यात की जाएगी वो कच्चे माल को नहीं की जाएगी। और जो हमें, क्योंकि हमारे देश की आवश्यकताएं बढ़ी तो हमें आवश्यकता के अनुसार क्या करना है? सामान का आयात करना है। जो आज़ादी के बाद यानी 1950 से 1990 के समय में उसके
1947 से 1950 के समय में क्या हो रहा था, आयात की मात्रा बढ़ गई थी। तो आयात के बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारे विकास के मार्ग में एक बाधा आएगी। तो इन्हीं बाधाओं को देखते हुए हमारे देश में व्यापार नीति अपनाई गई। तो बच्चों देखते हैं कि व्यापार नीति के अंतर्गत हमने क्या क्या अपनाया। व्यापार नीति के अंतर्गत हमारे देश में अंतर्मुखी व्यापार रणनीति को अपनाया गया, आयात प्रतिस्थापन अपनाया गया और इसके लिए टैरिफ और कोटा द्वारा संरक्षित किया गया आयात को। अब बच्चों हम लोग एक एक बिंदु पर ध्यान देते हैं। अंतर्मुखी व्यापार रणनीति, हमारे देश की व्यापार नीति पे ध्यान दिया गया कि हम कहाँ व्यापार करेंगे, अंतर्मुखी, यानी कि हम अपने ही देश के अंतर्गत जो भी व्यापार हो सकता है उसको क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। हम अपने ही उद्योग धंधों को, घरेलू उद्योग धंधों को इतना बढ़ाएंगे कि हमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता विदेशों से ना पड़े। इसलिए इसे नाम दिया गया अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। इसी के आधार पर हमें ये कार्य किया, हमारे देश ने ये कार्य किया कि हमें किसी भी जिस सामानों को हम बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से मंगा रहे थे और उस पर क्या कर रहे थे, विदेश से जब हम कोई सामान को मंगाते हैं इसका तात्पर्य ये होता है कि हम विदेशों में अपने देश की जो धन है वो क्या कर रहे हैं, अपने देश का धन हमारा बाहर के देशों में जा रहा है। इससे क्या होता है, इससे विकास में कमी आती है। तो इस पर ध्यान दिया गया कि हमारे जो व्यापार होंगे तो हम ऐसी अवसर को ढूंढेंगे कि हमारे ही देश में इन सभी सामानों का क्या किया जाए, उत्पादन किया जाए। इसलिए मुख्य हमारा जो बिंदु, जो फोकस किया गया वो किया गया था अंतर्मुखी व्यापार नीति। अगली जो बिंदु थी आयात प्रतिस्थापन, बहुत महत्वपूर्ण है। आयात प्रतिस्थापन बच्चों इस नाम के ही साथ ये सारा अर्थ लेकर आया है। आयात आप समझ रहे हैं, हम अपने सामान को क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों से मंगा रहे हैं। प्रतिस्थापन यानी हमें वो चीज ढूंढनी थी जो हमें आयात को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, यानी उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था उनका कि हमारे देश की जो जनता है, जो उद्यमी होंगे, उन्हें इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि हमारे देश में ही उन सारे उद्योगों का निर्माण हो सके, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर के देशों पर निर्भर ना हो सके। इसी का नाम दिया गया आयात प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट ढूंढना था हमें। तो इसको करने के लिए क्या हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, बहुत सारी सब्सिडीज दी गई और बहुत टेक्नोलॉजी को क्या किया गया, बढ़ाया गया। और दूसरे सबसे बड़ी काम की गई कि जो विदेशी प्रतिस्पर्धा होगी उससे बचाया गया। अब विदेशी प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य क्या है, विदेशी प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य यह है बच्चों कि यदि हमारे देश में जो सामान बनेंगे जो हम विदेशों से मंगा रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है कि जो सामान विदेशों से बन के आ रहे हैं वो हाई टेक्नोलॉजी में बन रहे हैं, मशीनरीज द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो उसकी कॉस्टिंग कम आती है। तो उसकी कॉस्टिंग कम आने के कारण जब वो हमारे देश में आता है तो कोई भी व्यक्ति अपने पॉकेट से कम ही खर्च करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो उन्हीं सामानों को खरीदेगा। तो इस पर सरकार ने रोक लगाई ताकि हमारे घरेलू उद्योग क्या कर सके, विकास कर सके। और वैसे सामानों का हम लोगों ने क्या किया, रोक लगाया, जिससे हमारे घरेलू छोटे छोटे उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से रोका गया। ये आयात प्रतिस्थापन के लिए किया गया कार्य था। और इससे क्या होगी, विकास के दर में वृद्धि होगी। हमारे देश में यदि आयात कम होगा तो हमारे देश की मुद्रा क्या होगी, दूसरे के देशों में नहीं जाएगी और अपने ही देश के वस्तुएं, अपने ही देश का जो धन है अपने ही देश में रहेगा। साथ ही साथ हमने ध्यान दिया कि आयात प्रतिस्थापन में सिर्फ घरेलू वस्तुओं के साथ साथ, यानी हम अपनी आवश्यकताओं के वस्तुओं के साथ साथ ऐसे वस्तुओं का निर्माण करेंगे जो विदेशों में बेचा जा सके, ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ सके। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने का तात्पर्य ये हुआ कि विदेशों का धन यदि हमारे देश में आएगा तो हम विकास की ओर कार्य करेंगे। और इसी आयात प्रतिस्थापन के अंतर्गत जो कार्य किया गया वो कार्य किया गया टैरिफ और कोटा के द्वारा। अब ये टैरिफ और कोटा क्या है, टैरिफ का अर्थ क्या है और कोटा का अर्थ क्या है,
सरकार ने आयात प्रतिस्थापन को लागू करने के लिए एक शस्त्र के रूप में प्रयोग किया और यह शस्त्र का नाम था टैरिफ और कोटा। टैरिफ क्या है? टैरिफ एक प्रकार का टैक्स लगाया गया। टैरिफ उन वस्तुओं पर टैक्स लगाया गया जो हम विदेशों से आयात करते थे और उस पर हाई टैक्स पे करना पड़ा। इससे क्या होगा? इससे ये हुआ कि जो वस्तुएं बाहर से आ रही थी उसमें जब टैक्स हाई पे करना पड़ेगा तो उसकी कीमत भारत के बाजार में बढ़ जाएगी। तो भारत के बाजार में जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि बाजार में उसकी मांग घट जाएगी। इसलिए ये टैरिफ को लाया गया। अब कोटा क्या था? कोटा क्या कर रहा था? कोटा के द्वारा जो आयातित वस्तु है उस पर एक सीमा निर्धारण किया गया। यानी आयात हम किन वस्तुओं का कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं, इसके लिए यह शस्त्र के रूप में कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार व्यापार नीति के अंतर्गत 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। क्या था? अंतर्मुखी व्यापार रणनीति, दूसरी थी आयात प्रतिस्थापन और तीसरी थी टैरिफ और कोटा द्वारा संरक्षित आयात। चलो बच्चों, अब हम लोग इसके अच्छे से परिभाषा को देखते हैं। टैरिफ से तात्पर्य आयातित वस्तुओं पर लगाए गए करों से है, जिसका उद्देश्य उन्हें महंगा बनाना है और उनके उपयोग को हतोत्साहित करना है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आयात से आने वाली वस्तुओं को इतना हाई टैक्स लगाया जाए कि वो अपने देश के बाजार में आते आते काफ़ी महंगी हो जाए। वो जब महंगी होगी तो हमारी जनता उसे नहीं खरीदेगी और उसके बदले में जो हमारे देश में सामान बन रहे हैं उसे वो खरीदेगी। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे देश के सामान, बने गए सामान को एक प्रोत्साहन मिलेगा और उसका एक बाजार का निर्माण होगा और उनके उपयोग, जो विदेशी सामान के हम उपयोग के आदी हो चुके हैं, उससे हम धीरे धीरे हटेंगे। यानी बच्चों, इसको हम लोग कह सकते हैं कि जब आज़ादी के समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो हमने क्या किया था? अपने देश के बने सामान को ही हम पहनेंगे, अपने ही देश के बने सामान का प्रयोग करेंगे। तो ये एक प्रकार से उसी तरह का कार्य था कि हमें अपने देश के सामानों का प्रयोग करना है और इसके लिए प्रोत्साहित किया गया और उस पर टैरिफ लगाई गई। कोटा का तात्पर्य घरेलू उत्पादक द्वारा किसी वस्तु के आयात पर अधिकतम सीमा तय करना था। यानी एक लिमिट बना दी गई, क्योंकि हम किसी भी लोगों को ये आयात पे यदि कोई सीमा निर्धारित नहीं होती तो जो धनी व्यक्ति थे वो चाहे कितना भी टैक्स पे करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो उसको आयात कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए सरकार ने क्या लगाया? कोटा लगाया कि उसके लिए अधिकतम सीमा तय की गई। तो बच्चों, इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि टैरिफ क्या है और कोटा क्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि टैरिफ और कोटा के बीच मुख्यतः क्या अंतर है। तो चलिए इनके अंतर को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग देख सकते हैं कि पहले बिंदु है, टैरिफ एक प्रकार का कर या शुल्क है जो आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, जो आमतौर पर उनके मूल्य, मात्रा या वजन के आधार पर लगाया जाता है। जबकि कोटा किसी निर्दिष्ट अवधि पर आयात या निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं की मात्रा या मूल्य पर प्रतिबंध है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि टैरिफ एक टैक्स लगाया जा रहा है जिसके कारण उसके मूल्य पर असर डालता है और उसकी मात्रा और उसके वजन के आधार पर लगाया जाता है। और कोटा क्या कर रहा है? उसके लिए एक सीमा निर्धारित कर रहा है। अगला है, टैरिफ का उपयोग मुख्य रूप से सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने और घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किया जाता है। यानी टैरिफ का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसके द्वारा क्या होगा? टैरिफ यानी टैक्स जैसे लगेगी तो ये टैक्स किसे प्राप्त होती है? तो बिल्कुल बच्चों, ये टैक्स सीधे सरकार को मिलती है। तो जब टैरिफ यानी टैक्स लगी तो जो भी वस्तु आयातित होंगे उनके बदले क्या मिलेगी? सरकार को राजस्व मिलेगी और हाई टैक्स पे करने के कारण वो सामान भारत में आने से बचेगा। यानी कि हमारे देश के घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकता है। कोटा का उपयोग विशिष्ट नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, किसी देश के प्रवेश करने या देश के बाहर जाने वाले माल की मात्रा को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने बताया
कि कोटा क्या कर रहा है कि जब कोई वस्तु बाहर से आ रहा है तो उस पर कैसे रोक लगा सकते हैं। यदि किसी के पास बहुत अति आवश्यक धन है तो उसे हम लोग बिल्कुल नहीं रोक सकते, इसीलिए ये लिमिट बनाई गई और इसका नीतिगत उद्देश्य यही था कि जो विशिष्ट उद्योग हैं उनके प्रवेश पर या बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाए जा सके। टैरिफ विशिष्ट मात्रा या वजन के आधार पर या उसके मूल्य के आधार पर लगाते हैं, यानी उसका एक पैरामीटर सेट किया गया कि टैरिफ लगेगा कैसे। तो उस जो भी सामान आ रहा है बाहर से तो उसका वजन क्या है, उसका वेट कितना है, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, उसके आधार पर लगाया गया। और कोटा मात्रा एक विशिष्ट स्तर पर सीमित करना था। टैरिफ क्या कर रहा था, टैरिफ दर यानी कम टैरिफ दर पर निर्दिष्ट मात्रा को अनुमति देना हो सकता था। अगला है आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त लागत लगाकर टैरिफ लागू किया जाता है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वे अधिक महंगी होती हैं। और कोटा आयातित वस्तुओं की मात्रा को सीमित कर देता है, जिसके कारण अक्सर उपलब्धता सीमित हो जाती है और उपभोक्ताओं के लिए कीमत बढ़ जाएंगी। टैरिफ आयातित वस्तुओं की अपेक्षाकृत अधिक महंगा बनाकर घरेलू उद्योगों को विदेशों से बचाएगा और कोटा का उपयोग करके मात्रा को क्या किया जाएगा, सीमित किया जाएगा। टैरिफ सीमा पर लगाया जाता है और माल देश विदेश प्रवेश या देश से बाहर जाने के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा वसूला जाता है। ये अति आवश्यक है। टैरिफ किसके द्वारा वसूला जा रहा है, तो अधिक सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा वसूला जा रहा है। और कोटा का प्रशासन लाइसेंस या परमिट जारी करके किया जाता है, जिससे आयात या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की अनुमत मात्रा को या उसके मूल्य निर्दिष्ट किया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ बच्चों, जो हमने अभी अंतर देखा उसका अर्थ क्या निकला, उसका अर्थ ये निकला कि टैरिफ एक टैक्स है जिसके द्वारा सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है और जिसकी सहायता से वो विदेशी प्रतिस्पर्धा को बचाते हैं, विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों को बचाते हैं। और कोटा क्या कर रहा है, उसके अंदर एक लिमिट बना रहा है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों इस तरह आप लोगों ने देखा कि हमारे देश की विदेशी व्यापार नीति के लिए क्या किया गया, एक आय प्रतिस्थापन यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अपनाया गया और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कार्य किया किसने, टैरिफ और कोटा ने। तो अब बातें आती हैं कि क्या सिर्फ आय प्रतिस्थापन करने से हम विदेशी व्यापार अच्छे से कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए और एक नीति आई कि हम सिर्फ आयात को ही क्यों रोकें, हमें अपने देश के सामान को निर्यात के लिए भी प्रोत्साहित करना है। निर्यात के प्रोत्साहन का तात्पर्य क्या हुआ बच्चों? निर्यात के प्रोत्साहन का तात्पर्य ये हुआ कि जब हम किसी अपने ही देश में ऐसे सामान बनाएं जिसके विदेशी मार्केट में डिमांड हो, क्योंकि हम अपने घरेलू प्रयोग के लिए, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयातित वस्तुओं को रोक रहे हैं, घर पे ही घरेलू उद्योगों के द्वारा अपने सामान को बना रहे हैं, तो उसी बनाए गए सामान में हम अपनी क्वालिटी को और बढ़ाएं ताकि उनका क्या कर सकें, हम निर्यात कर सकें। इसके लिए सरकार ने काम किया ताकि हमारा एक बैलेंस बन सके कि हमने आयात रोका और किसको बढ़ाया, निर्यात। अब ये पॉइंट आके रुका कि अब हम विकास की ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम आज़ादी के समय या आज़ादी से पहले क्या हो रहे थे, निर्यात ज़्यादा आयात कम, और वो हमारे विकास के मार्ग में क्या था, अवरोध था। परंतु अब विकास की ओर जाने के लिए क्या करना था, निर्यात को बढ़ाना था और निर्यात कच्चे माल का नहीं करना था, क्योंकि कोई भी देश हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों को ले जाकर फिर से वो क्या बनाएगा, सामान बनाएगा सस्ते दरों पे और हमारे देश को वो बेचेगा। तो ऐसा कार्य नहीं करना था। हमारे देश के निर्यात को क्या करना था, प्रोत्साहन, लेकिन फाइनल गुड्स का। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सामान बनाए गए और कृषि में भी हमने इतना अच्छा स्थान स्थापित किया जिसका हम क्या कर सकते थे, निर्यात। तो बच्चों हमारे देश में निर्यात को प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे निगम की स्थापना की गई, उसके लिए बहुत सारे कार्य किए गए। चलिए अब उनका हम अवलोकन करते हैं। हमारे देश में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी प्रयास में डिसूजा समिति की स्थापना
1957 में की गई, मुदलियार समिति की स्थापना 1961 में की गई, अलेक्जेंडर समिति की स्थापना 1977 में की गई और टंडन समिति की स्थापना 1980 में की गई। इन समितियों के द्वारा आखिर कार्य क्या किया गया? तो इन समितियों के द्वारा विभिन्न संगठनों की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि निर्यात को प्रोत्साहन देना है। इसके लिए निर्यात आयात बैंक बनाए गए, जूट निगम की स्थापना की गई, क्योंकि हमारे देश में जूट के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और राजकीय व्यापार निगम की स्थापना की गई, ताकि राज्य के अंदर भी जो व्यापार हो रहे हैं उसके बढ़ोतरी के लिए जो भी कार्य हो सके इसके द्वारा किया जा सके। अगला, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना की गई और विशेष अर्थव्यवस्था क्षेत्र की स्थापना की गई। आप बच्चे हमेशा सुनते होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यही है विशेष अर्थव्यवस्था क्षेत्र, यानी कि जहां से भी ये दिखे, ये अवसर लगे कि वहां वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है, उस क्षेत्र में जाकर वो कार्य किया जा सकता है, ऐसे ऐसे जोन की स्थापना की गई और निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया। विशेष अर्थव्यवस्था क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें सामान्यतः शुल्क मुक्त होता है और जिसमें मुख्यतः निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन के लिए अलग अलग व्यावसायिक कानून होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी, हम लोगों ने देखा था कि 1956 में क्या आई थी, लाइसेंस प्रणाली आई थी, जिससे बहुत सारे कंपनी को आकर काम करने में परेशानियां हो रही थी। इसलिए विशेष अर्थव्यवस्था क्षेत्र की स्थापना की गई ताकि ज़्यादा लाइसेंस प्रणालियों के पीछे भागना नहीं पड़े, राजकोषीय व्यवस्था को अस्थिरता ना मिले, और दूसरा कि देश में भारी विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाए और सरकारी नीतियों के द्वारा उस पर कार्य किया जाए, और इस प्रकार ये विशेष अर्थव्यवस्था क्षेत्र का निर्माण किया गया। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में आयात प्रतिस्थापन के साथ साथ निर्यात को भी प्रोत्साहन दिया गया। विदेशी व्यापार, आपने अभी तक समझा कि विदेशी व्यापार जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात दो शब्द आते हैं, और इन पे स्पेशली काम किया गया कि आयात को कम करें और हम निर्यात को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि हमारे देश में जो व्यापार नीति आई उसमें आयात और निर्यात पर कार्य किया गया कि हम किस तरह अपने देश में विदेशी मुद्रा को ला सकें और अपने देश की जो मुद्रा है वो विदेशों में ना जा सके। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इन व्यापार नीतियों का हमारे घरेलू उद्योगों पर कैसा प्रभाव पड़ा। क्या ये हमारे देश के घरेलू उद्योगों के लिए अच्छा साबित हुआ? क्या इसने एक अच्छा प्रभाव छोड़ा या खराब प्रभाव छोड़ा? तो बच्चों, ये आपको अच्छी तरह से पता है, किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पहलू। तो इस प्रकार पहले हम लोग सकारात्मक पहलू को देखते हैं। वो पहलू इस प्रकार है, व्यापार रणनीति का घरेलू उद्योगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कैसे? संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ औद्योगिक विकास की उच्च दर हुई। ये तो स्वाभाविक है बच्चों कि जब हमारे देश में व्यापारिक रणनीतियों में आयात प्रतिस्थापन पर बल दिया गया तो क्या होगा, जब आपका रास्ता बंद कर दिया गया, यानी कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको कोई भी चीज़ आपके सिंपल से एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए आपको खाना भूख लगी है और आप क्या करते हैं, बाजार से जाते हैं और कुछ भी खरीद कर खा लेते हैं। तो इससे क्या हो गई, आपकी भूख मिट गई, यानी आपके घर के पैसे का खर्च के पैसा जो था वो बाहर खर्च हो गया। अब आपको बिल्कुल रुपए नहीं दिए गए, आप पे एक रोक लगाई गई। तो और इस जगह आप क्या करेंगे, आप बाहर ना जाकर किसी तरह भी अपने घर पे अपने लिए खाना बनाएंगे, चाहे वो कच्चा हो पक्का हो, आप खाएंगे, फिर धीरे धीरे आप उस पर निपुण हो जाएंगे। तो ऐसी ही बातें हम लोग यहाँ लागू कर सकते हैं। क्या हुआ, हमने आयात को क्या किया, प्रतिस्थापित किया, यानी रोका। तो जब आयात को रोका तो स्वाभाविक सी बातें आएंगी कि हमारे देश में संरचनात्मक परिवर्तन होगा, घरेलू उद्योग कार्य करेंगे, अपने लिए हम सामान बनाएंगे और इससे क्या होगा,
औद्योगिक विकास की उच्च दर को प्राप्त करेंगे, क्योंकि औद्योगिक विकास की उच्च दर को प्राप्त करने का ही तात्पर्य होता है कि हमने क्या किया, आयात को रोका और निर्यात को बढ़ावा दिया। और निर्यात को बढ़ावा देना यानी हमारे देश में सामान का उत्पादन करना, स्वयं उत्पादन करना। अगली जो बिंदु है वो औद्योगिक विकास की विविधीकरण। पहले क्या हो रहा था, हमारे देश में उद्योगों में भारी उद्योग और बड़े बड़े उद्योगों पर ही ध्यान दिया गया, लेकिन जब इन बड़े उद्योगों पर ध्यान दिया गया तो इसके अंतर्गत धीरे धीरे ये पाया गया कि हम अपने देश के विकास की जो बातें सोच रहे हैं हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए छोटे छोटे उद्योगों पे ध्यान दिया गया, यानी औद्योगिकरण का जो उद्योगों की स्थापना की जो सोच से बड़े उद्योगों में थी वो बदलकर कहाँ आ गई, छोटे उद्योगों की ओर ध्यान गई। लघु और कुटीर उद्योगों की ओर हमारा ध्यान आकर्षण हुआ, जिससे औद्योगिक विकास का क्या हुआ, विविधीकरण हुआ। इससे क्या, जब छोटे, आपने पिछले कक्षा में देखा था कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बनाने के लिए हमें बहुत सारे लिमिटेशन, लाइसेंस यानी बहुत सारी बातों को ध्यान नहीं रखा जाता है और उसके बिना ही हम अपना कार्य कर सकते हैं। इससे उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिला, तो हमारे उद्योगों में क्या होगी, विविधीकरण आएगी। अगली जो बिंदु थी, हमारे देश में घरेलू उद्योगों पर निवेश का अवसर प्राप्त हुआ, यानी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ी। तो इन्वेस्टमेंट कब बढ़ती है, जब हमारे पास किसी भी वस्तु को बेचकर हमारे देश में उसमें क्या होते हैं, हम लाभ की ओर जाते हैं, तो क्या होगा, निवेश की अवसर बढ़ेगी। हमारे देश में पाया गया कि घरेलू उद्योगों पे बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्ग दिख रहे हैं जिससे हम आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं, तो निवेश के लिए बहुत सारे लोग आगे आए और हमारे देश में इस व्यापार रणनीति का प्रभाव घरेलू उद्योगों पर बहुत अच्छा पड़ा। अब हमें यह जानना है कि क्या सिर्फ अच्छा प्रभाव पड़ा, बिल्कुल नहीं, इनके कुछ दुष्परिणाम भी आए। अब ये दुष्परिणाम क्या थे, दुष्परिणाम यानी कि क्या सिर्फ घरेलू उद्योग सच में विकास किए या हम लोग सिर्फ कागजों की बातें कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को हम लोग आगे देखेंगे कि घरेलू उद्योगों का विदेशी रणनीति पर क्या नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ा। अकुशल सार्वजनिक एकाधिकार का विकास हो गया, यानी कि हमने ध्यान दिया था कि 1956 की जो औद्योगिक नीति अपनाई गई थी उस पर क्या हुआ था, उस पर सबसे ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को ध्यान दिया गया था, जिसके कारण क्या सार्वजनिक जो क्षेत्र थे उनका एकाधिकार स्थापित हुआ और वे सार्वजनिक क्षेत्र यानी क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिटाइजेशन के बारे यानी लाभ के बारे में नहीं सोचते, इसलिए वो एक काम का टारगेट सेट नहीं करते, तो जिसके कारण क्या आई, अकुशलता आई। दूसरी, प्रतिस्पर्धा की कमी ने आधुनिकीकरण की कमी को नियोजित किया। जैसा कि बच्चों अभी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि विदेशी व्यापार में क्या किया गया, आयात प्रतिस्थापन के को क्यों लाया गया, ताकि हम प्रतिस्पर्धा से बच सकें। अब आपको ये जानना है कि प्रतिस्पर्धा से यदि हम बच रहे हैं, यानी हमारे अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी कार्य करने की क्षमता है, हम उसी में सीमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आप सभी बच्चों को मैं इसके एग्जाम्पल के साथ समझा सकती हूँ आप ही की भाषा में। आप यदि अपनी कक्षा में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको लगता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ आप इस चीज़ का सामना करते हैं कि आपसे भी कहीं कहीं ज़्यादा दिग्गज लोग बैठे हुए। तो वही बात यहाँ आई, क्या आई कि हमने कंपटीशन, बाहर के कंपटीशन को रोक दिया। क्यों? क्योंकि अपने देश को उद्योग को बढ़ावा देना था। अब इससे क्या हुआ कि हमें जो वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कम कीमत पर बनाए जा रहे थे, हम इससे पीछे हो रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा नहीं है तो हम बहुत इजी वे पे सब कुछ ले लिए, और जब इजी वे पे लिए तो हमारे आधुनिकीकरण में भी कमी आई, तो ये प्रभाव पड़ा। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंधाधुंध प्रसार हुआ, यानी हर जगह कौन से क्षेत्र कायम होने लगे, सार्वजनिक क्षेत्र। प्राइवेट क्षेत्रों को बाधा मिली क्योंकि उन्हें लाइसेंस प्रणाली से गुजरना था। अगला, आर्थिक रूप से अविश्वसनीय राज्य उद्यम, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो कार्य किया जा रहा था वो अविश्वसनीय राज्य उद्यम के द्वारा हो रहा था और इसमें उद्योगों को बहुत अधिक बढ़ावा
नहीं मिल रहा था। तो इस प्रकार बच्चों, हम लोगों ने देखा कि व्यापार रणनीति का लघु उद्योगों या घरेलू उद्योगों पर अच्छा भी प्रभाव पड़ा और बुरा भी प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच किन किन दौर से गुजरी। उम्मीद है कि आपको सारी कक्षाएं अच्छी से समझ आई होंगी। आप लोग इनका फिर से पुनर्वलोकन करें, ध्यान से पढ़ें और आगे हम लोग फिर से मिलेंगे इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।